आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है न्यूमेरिकल। आपको तो इतनी बात पता ही है कि आपका जो मान लेते 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र पूछा जाता है, उसमें से आपको पता है आपका जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें से 30 नंबर 25 से 30 नंबर हम कह सकते हैं ओनली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं, केवल परिभाषा डेरिवेशन में लगे रहते हैं और वो न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 20 से 30 नंबर आपको दिलाता है। तो भैया बहुत ज़्यादा 20 से 30 नंबर आपका अधिक हो गए ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल को जान लेते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में चैप्टर 8 से और चैप्टर 14 तक के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम कंप्लीट कराएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ था, तो न्यूमेरिकल के लिए हमने कहा था, क्या आपसे कहा था जी, हमने ये कहा था कि सभी सबसे पहले 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल करा देंगे, फिर से 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल करा देंगे और फिर से 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल करा देंगे। ऐसे ही ना हमने कहा था 2 नंबर वाले पे हमने कहा था कि 2 वीडियो बनेगा, 3 नंबर वाले पे 2 वीडियो और 5 नंबर वाले पर 2 वीडियो बनेगा, ये हमने कहा था। तो देखिए फिजिक्स का 2 नंबर वाला जो है ना न्यूमेरिकल, इसका पार्ट 1 हमने अवेलेबल करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है पार्ट 1 को तो जरूर देख लीजिए। उसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल को करा दिया है। आज के इस वीडियो में इसी का पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 देख रहे हैं ये, जिसमें 8 से 14 तक का हम देखने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि 2 नंबर के साथ साथ इसमें 3 नंबर वाले भी प्रश्नों को ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट 1 के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इतनी बात। ऐसे ही आगे भी आपको कराया जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। ये 2 जो 3 नंबर वाले प्रश्न है, 5 नंबर वाले प्रश्न है, सभी न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, और जो टॉपिक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे परिभाषा हो गए, डेरिवेशन हो गया, वो भी हम करा रहे हैं दोस्त। 2 नंबर वाला सब करा ही दिए हैं, 3 नंबर वाले में भी हम 1 से 5 चैप्टर तक करा दिए हैं, ठीक है ना। फिर से 5 to 10 आएगा जी, जल्दी आएगा, आप टेंशन ना लें। चलिए सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर वाला पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच, ठीक है ना, कांच यहाँ पे लिखा गया है NG, मतलब जो कांच का अपवर्तनांक है वो क्या है 3/2 है। 2 के 2 यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस नहीं होगा, सॉरी उत्तल लेंस नहीं, यहाँ पे अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में अवतल लेंस था, अवतल लेंस, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहे हैं 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच का अपवर्तनांक है वो 3/2 के 2 अवतल लेंसों के संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3, क्या है 4/3, ये थोड़ा सा भारत कैसे हो गया भैया, 4/3 है, ठीक है ना, 4/3 है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, यहाँ पे कह रहे हैं संयुक्त लेंस की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। और चित्र देखिए, यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है, इसको आपको देखना है। अब इस चित्र को देख लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को आपको हल करना है। चलिए जी मैं आपको हल कराता हूँ, ध्यान से आप समझेंगे। जिन स्टूडेंटों को कुछ भी नहीं आता न्यूमेरिकल में, पूरा बेसिक से वो सीखना चाहते हैं, तो उनको भी हम सिखाएंगे जी। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं हल, ठीक है ना, हल हमने लिख दिया। और सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है। जो प्रश्न में दिया जाता है ना, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं वो सीखिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। कभी भी न्यूमेरिकल जब भी हम लिखें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। तो ऐसे हमने दिया है लिख दिया। अब हमें सिंपल सा, ज़्यादा हमें कुछ पर ध्यान नहीं देना है, हमें मेन पॉइंट ध्यान देना है। सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या है, तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना हमें करना है, ठीक है ना। तो लक्ष्य हमारा सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि पता चल जाएगा कि लेंस की क्षमता तो हमें गणना करनी है। दूसरी बात यहाँ पे दूसरा हमें ध्यान देना है कि किस किस का यहाँ पे वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 सेमी वक्रता त्रिज्या
के कांच, मतलब 10 सेमी वक्रता त्रिज्या दिया है। तो वक्रता त्रिज्या के दो अवतल लेंस के संपर्क में, देखिए यहाँ पे दो अवतल लेंस है, एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, एक आधा ये भाग है, देखिए अवतल में ही उत्तल लेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अवतल में उत्तल लेंस है, तो ये संपर्क में रखे गए हैं। तो ये हमारा फिगर दे दिया, तो इससे हमें पता चल गया, देखिए अंदर एक अवतल उत्तल लेंस है और उसके बाहरी ये जो रेड दिखाई दे रहा है ये एक अवतल लेंस है। तो इसका मतलब उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी हो जाएगा R1 का मान, उसको हम माइनस में ले लेंगे, और जो उत्तल के लिए R2 का जो मान हो जाएगा उसको प्लस में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्योंकि दो लेंस है ना, तो इसीलिए तो सबसे पहले ये वक्रता त्रिज्या है, तो हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या R1 का जो मान हो जाएगा सबसे पहले तो -10 हो जाएगा, ठीक है ना, -10 सेमी, और जो R2 का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 सेमी, ठीक है। क्योंकि देखिए एक उत्तल के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे -10, अवतल के लिए हमने क्या ले लिया है 10 ले लिया है, तो ये बात हो गई जी। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि कांच का अपवर्तनांक का मान इतना दिया है, तो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है, तो वायु के सापेक्ष क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक का मान दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता है कि ये कांच का अपवर्तनांक है। अरे भैया यहाँ पे त्रिज्या के साथ कांच भी लिखा गया है, नहीं भी लिखा होता तो n क्या है अपवर्तनांक है, g क्या है ग्लास है, तो ग्लास का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे ANG का जो मान दिया है वो कितना दिया है जी, ANG मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो ANG का जो मान दिया है वो 3/2 दिया है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा एक और चीज हमें दिया गया है, यहीं पे देखेंगे कि दोनों लेंसों के बीच जल का अपवर्तनांक का मान इतना दिया है। तो हम लिखते हैं जल का मतलब वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दो आपको मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का मान दे दिया है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 दे दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब उसके बाद जब इतना मान हो गया तो अब हमें देखना है संयुक्त लेंस मतलब संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना हमें करना है। तो देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता की हमें गणना करनी है, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि लेंस की क्षमता हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता जो होता है ना, ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P = 100 बाई क्या होता है, F होता है सेमी में, ठीक है। ये अब फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए कैसे हमें पता चल, देखिए P = 100/F होता है, जहाँ F फोकस दूरी लेंगे वो सेंटीमीटर में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमें कहीं भी फोकस दूरी का मान दिया है, नहीं दिया है। यदि हमें फोकस दूरी का मान दिया होता तो आसानी से हम क्या कर लेते, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते, मतलब लेंस की क्षमता हम ज्ञात कर लेते, ठीक है ना। मतलब f का तो मान हमें दिया नहीं है, तो सिंपल सा तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले f का मान हम ज्ञात करेंगे इस वैल्यू से, और जैसे f का मान मिलेगा इसमें रख देंगे तो p जो लेंस की क्षमता है p उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हम यही करते हैं जी। तो अब मैं इसको इरेज करते रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या जानते हैं जी कि लेंस का फॉर्मूला है, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। वो क्या होता है कि 1/f = क्या होता है जी, 1/f = n-1 और फिर से 1/r1 - 1/r2। ये आपको फॉर्मूला पता होगा कि फोकस दूरी का ये फॉर्मूला होता है 1/f = n-1 और फिर से कोष्ट में 1/r1 - 1/r2।
ये क्या है, अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक n है ना, तो n यहाँ पे देखिए दो अपवर्तनांक ये दोनों दिया है, तो दोनों का अनुपात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुटअप करें तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये जो है ना n के जगह पर इन दोनों का अपवर्तनांक का मतलब हम ऐसे लिख देंगे ANG, अब बाई क्या लिख देंगे, ANW। ठीक है ना, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे लेंस की क्षमता से, मतलब ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को देखिए, सबसे पहली बात इस फॉर्मूले का नोट कर लीजिए, बहुत जगह उपयोग इसका आएगा। तो 1/f इक्वल टू, सबसे पहले इनका हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें f का मान निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं हम f का मान। तो 1/f इक्वल टू ANG का मान 3/2 दिया है, तो हम लिखते हैं 3/2। ANW का मान 4/3 है, तो 4/3 हमने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद माइनस में क्या है, 1 है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मध्य बिंदु है ना ये। तो 1/f, तो 1/f इक्वल टू, देखिए ANG का मान 3/2 हो गया और ANW का मान 4/3 हो गया, -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1/r डैश, R1 का मान कितना है, 1/r1 का मान है -10 और 1/r2 का मान है 10, तो 1/10 लिख देंगे। इस तरीके से लिख देते हैं जी। उसके बाद 1/f इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 सीधा ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 9, तो ऊपर 9 हो जाएगा और 4 दूना 8, तो ये 8 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, ये वाला ऊपर जाके गुणा करा देगा, ये वाला इससे गुणा करा देगा, तो ये 3 3 9 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -1/1 हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 एलसीएम हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, 1 एकम में 1, तो -1 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो 1 एकम में 1, तो ये हो जाएगा। उसके बाद तब अब क्या हो गया, अब यहाँ पे फिर से समझिएगा, 1/f इक्वल टू, 1/f इक्वल टू, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम में 8, 8 एकम में 8, 1 9 9 हो जाएगा। फिर से 8 एकम में 8, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और फिर से -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इतना बेसिक बात समझ ही रहे होंगे आप। गुणा भाग अब ना आए तो कैसे सिखाएंगे भैया आप। देखिए 1/f इक्वल टू, 1/f इक्वल टू, चलिए 9 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। 8 नीचे है तो ये 8 हमने लिख दिया, सॉरी माइनस नहीं है, गुणा है। पोस्ट मतलब क्या है, बीच में गुणा ही ना है। और ये -2/10 है, तो -2/10 है ना, तो अगर ध्यान से समझे तो सॉरी -2/10 है, तो 2 एकम में 2 और 2 पचे 10, मतलब -1/5 बचा हुआ है, तो ये हम लिख देंगे -1/5 बचा हुआ है। अब ये 1 इसमें गुणा होगा तो 1/f इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा ना, 8 5 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया। मतलब यदि तिर्यक गुणा कराएं तो f इक्वल टू 40 आ जाएगा, f इक्वल टू -40, f इक्वल टू, जैसे हम इसको पलट देते हैं तो f ऊपर जाएगा तो ये भी 40 ऊपर जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा आंसर में। तो -40 ये हमारा आंसर आ गया। और ये किस में आएगा जी, ये हमारा सेमी में आ गया। फोकस दूरी किस में आया, -40 सेमी। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इतने जो वैल्यू दिया था इससे फोकस दूरी ज्ञात कर लिया। अब जैसे ही फोकस दूरी ज्ञात हो गया, अब हम वैल्यू रख देते हैं। लेंस की क्षमता चाहिए था, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, 100 बाई क्या होता है, f होता है। तो अगर रखूँ मान में 100 बाई f का मान कितना दिया है, -40 है, तो -40,
तो अगर 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, तो ये हमारा आ जाएगा -2.5 डायोप्टर। डी मतलब क्या है, डायोप्टर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। बात आप समझ रहे हैं ना। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये लेंस की क्षमता का ये फॉर्मूला है। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। सबसे पहले तो इतना तक लिखने के बाद फिर से ये भी आप नीचे लिख लेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो लेंस की क्षमता कहा था, तो सबसे पहले हमें दिमाग में हमारे था कि भैया एफ जब तक नहीं ज्ञात होगा, फोकस दूरी नहीं ज्ञात होगा, तब तक हम कितना भी कर ले तो जो हमारी लेंस की क्षमता है वो ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमने फोकस दूरी ज्ञात किया है इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। उसके बाद इसको लगाया है तो निकला है। चलिए, सबसे पहले आपको 2 काम करना है। न्यूमेरिकल को तो नोट्स करना ही है, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम हम देंगे। ये जो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप फॉर्मूले को सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपको फॉर्मूला ये नोट कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से सब कुछ पता हो, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 = 510 नैनो टेस्ला है। तो तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र वाले भागों का आयाम क्या कीजिए, ज्ञात मतलब आयाम क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए जी, सिंपल सा हम करते हैं। सबसे पहले तो हम हल लिखते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसे ही हम लिखेंगे। तो हल हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले निर्वात में एक आवर्त, आवर्त क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। तो क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दिया है हमें। तो हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमारे इस वैल्यू दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 = कितना दिया है जी, 510 नैनो टेस्ला दिया है, ठीक है ना। इतना सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो B = इतना नैनो टेस्ला दिया गया है। तो हम जानते हैं कि टेस्ला में दिया है, नैनो टेस्ला में दिया है, तो इसको टेस्ला में हम चेंज कर लेते हैं। तो B0 = क्या हो जाएगा, 510, और नैनो टेस्ला से टेस्ला में हमें चेंज करने के लिए, नैनो टेस्ला से हमें टेस्ला में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है ना। नैनो टेस्ला से है ना, तो इसको टेस्ला में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻9 से हम गुणा करा देंगे। तो अब ये टेस्ला में चेंज हो गया, ठीक है जी। अब बात को समझिएगा, इतना हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मान हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि तरंगों को विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का आयाम जो है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझेंगे, विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान तभी हम ज्ञात कर पाएंगे कि क्योंकि चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो है कि B0 = E0/c। यह आपको फॉर्मूला याद है। इस फॉर्मूले को आप अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है ना तो इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। B0 = E0/c, जहां B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, C क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे हमें इसी का मान ज्ञात करना है, जो विद्युत क्षेत्र का आयाम है इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको E0 का मान ज्ञात करना है तो C इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो B0 × C हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। तो ये हम लिखते हैं
ई नॉट इजकल टू बी नॉट का मान कितना दिया है 510, 510 गुणे 10 टू द पावर -9, ठीक है, इतना दिया है। अब सी क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, ये तो बात हम जानते ही हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल, तो ये हमने रख दिया। अब हम इसका गुणा करा देते हैं अदरवाइज, तो क्या निकलेगा जी, इसका गुणा हम इसमें कराते हैं, 510 नैनो टेस्ला है ना, तो हम इसका गुणा करा लेते हैं। तो सबसे पहले 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, 1530 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -9 में से 8 चला गया तो -1 बचेगा, -1 ही ना बचा जी, तो ये हो गया। अब हम इसको चाहें तो बात को समझिएगा, इतना है ना -9 है, तो हम इसको चाहें तो ई नॉट इजकल टू 1530 है तो 1500, मतलब इसको हम इतना 153 गुणे 10 और फिर से 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। बात आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, 553 गुणे 10 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी 10 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो 1530 ही हो जाएगा। अब ऐसा हमने इसलिए किया कि क्योंकि 10 के पावर 1 होता है, तो इस वाले 1 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो मतलब ई नोट का जो मान आ जाएगा 153 आ जाएगा। ई नोट का मान क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा। और किस में आएगा, वो आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, मतलब वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो वोल्ट प्रति जो हमारा मीटर में ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जी, चलिए दिखाई तो दे ही रहा है, बेहतर बात है। देखिए एक बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सीरियस होकर, जो अपने पढ़ाई के प्रति अपने स्टडी के प्रति सीरियस है ना, ठीक है, वो जरूर फॉर्मूले को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता या मुझे इतना मोटिवेट मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं जानता हूँ उतना अच्छा मैं वक्ता नहीं हूँ, बट मैं फिर भी प्रयास करता हूँ ना कि मतलब जो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस है, पढ़ने आए हैं भैया, तो इसमें मजाक क्या करना है या हमें थोड़ा सा एंजॉय वाली बातें मैं क्या कर सकता हूँ। पढ़ने वाले आए हैं, पढ़ना है आपको, मुझे पढ़ाना है, तो चलिए जी मैं सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। समय हम क्यों वेस्ट करें, ठीक है ना। तो मन लगा कर केवल स्टडी कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मेरा एक छोटा सा आपको ये भी सजेशन रहेगा या मैं कहूँगा आपसे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को आपको ये देखना नहीं है कि छोटा हो रहा है हल या बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि क्या आप इस प्रश्न पत्र को यहाँ पे दिया जा रहा है तो सॉल्व कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर आप थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या मैं इस प्रश्न को हल कर पा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है ना, चलिए आप चाहें तो 2 मिनट रोक सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है। और जब से चालू करने का मन करे चालू कर लीजिएगा। प्रैक्टिस प्रत्येक क्वेश्चन को करना है आपको। देखिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए जी हम इसको हल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल किए होंगे। देखिए अगर हो पाया है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया है तो देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कह रहा है कि x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ई वाई इक्वल टू 300 और कोष्ठ में v बाई एम साइन ओमेगा, ये w नहीं है ओमेगा, t माइनस एक्स, मतलब t माइनस एक्स बाई सी है, ठीक ना। t माइनस एक्स बाई सी यहाँ पर मान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के y दिशा में 2 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम बल, अधिकतम विद्युत बल और अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, ज़्यादा बड़ा होगा ना तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहा है, मुझे पता है स्टूडेंटों का। तो देखिए आपको 2 चीज़ें, सबसे पहले कि आपका लक्ष्य क्या है, ये आप सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है ना उसको पता कीजिए कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम बल हमें पूछा है, और अधिकतम मतलब अधिकतम विद्युत बल को पूछा है, और अधिकतम चुंबकीय बल हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, मतलब अधिकतम जो विद्युत बल है, अधिकतम क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम विद्युत बल और इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम चुंबकीय बल पूछा गया है। तो इतना हमें दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो का वैल्यू दिया है ना उसको हम लिखते हैं पहले, और उसी के बाद हम निर्णय करेंगे। सबसे पहले ये दिया है तो हम लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया है जी, देखिए यहाँ पे दिया है ई वाई इक्वल टू 300, ठीक है ना, और उसके बाद कोष्ठ में क्या दिया है, V बाई एम दिया है, ठीक है, साइन ओमेगा दिया है, और उसके बाद फिर से कोष्ठ में T माइनस वी बाई क्या दिया है, T माइनस वी बाई सी दिया है। तो ये हमसे इतना क्या दिया है, इतना दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में इतने मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमें v का मान दिया है, चाल से गति कर रहा है, तो मतलब वेग का भी मान यहाँ पे हमें, या चाल का मान हमें दिया है। v का मान जो दिया है वो कितना दिया है जी, 2 × 10⁻7 मीटर दिया हुआ है। 2 × 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम बल और अधिकतम चुंबकीय बल की ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी, जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा T माइनस एक्स बाई सी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखने से अच्छा इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। T और माइनस वी बाई सी इस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं। अब तुलना हम क्या कर सकते हैं, हम एक जानते हैं, देखिए इसका हम लिखेंगे, इसका तुलना करने पर यहीं पे थोड़ा सा जगह कम है, तो मतलब इसकी हम तुलना इससे कर देते हैं। तुलना किससे कर देते हैं, E इक्वल टू ई नॉट फिर से साइन ओमेगा और साइन ओमेगा T बाई वी बाई सी से कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब इससे अगर हम तुलना करेंगे ना, इस वाले समीकरण को इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे जो ई नॉट का जो मान निकलेगा ना वो 300 निकल जाएगा, ठीक है ना। ई नॉट जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा ना ई का, ये 300 निकल जाएगा। तो इससे अगर हम तुलना करते हैं तो ई नॉट का जो मान निकलता है वो क्या निकल जाएगा, 300 निकल जाएगा। तो ये हम 300 लिख देंगे, सबसे पहले आप समझिएगा। तो ई नॉट का मान हमने 300 रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले ई नॉट का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया है। तो जैसे ही हमें ई नॉट का मान निकला, मतलब ये हमारा जो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान हमारा निकल गया है। तो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ये हमारा निकल गया 300। तो अब हम इस पर बल ज्ञात कर सकते हैं, जो कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें अधिकतम जो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान हमारा 300 दिया है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम बल, अधिकतम विद्युत बल, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, लगने वाला अधिकतम विद्युत बल। तो विद्युत बल F इक्वल टू हम जानते हैं, F इक्वल टू क्या जानते हैं जी, F इक्वल टू हम जानते हैं E इंटू क्यू। ये बात हम जानते हैं, E नॉट इंटू क्यू होता है, ये बात आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो बल होता है वो E इंटू क्यू होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले से हम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है, तो उसी से हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो ई नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये मैंने केवल समझाने के तौर पे बताया है। अब बात को समझिएगा आप यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे हमें बल निकालना है तो E इक्वल टू, देखिए E नोट है तो E नोट का मान 300 है तो 300 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये Q है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कह रहा है ना इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है जी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही नहीं होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इस पर रख कर हम सॉल्व करते हैं तो E का ये F और नीचे E लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 300। अच्छा हम चाहें तो 300 को 3 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1.6 लिख दिए, ये 10⁻⁻19 लिख दिए। अब हम क्या कर देंगे, 1.6 से 3 में हम गुणा कराएंगे ना तो 16 3 48 मतलब 4.8, ये 4.8 हो जाएगा। इसका इससे गुणा कराते हैं तो 3 का गुणा कराते हैं, 1.6 से अगर गुणा कराएंगे तो 4.8 आ जाएगा। अगुड़े 10⁻2 है, ये 10⁻⁻19 है, -19 में से 2 चला जाएगा तो ये -17 हो जाएगा। तो F का मान 4.8 इंटू 10⁻⁻17 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो देखिए F का मान से जैसे आई थिंक मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा निकला हुआ है वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू निकला हुआ है यही क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम विद्युत बल का मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हमने F के मान को ऐसे निकाला है, ठीक है ना, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल का भी मान हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे हमें यहाँ पर विद्युत बल का मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान हमें पता चल गया इससे, इस वाले समीकरण से, तो हमने क्या लिख दिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम विद्युत बल निकाल लिया है। ऐसे ही हमें अब अधिकतम चुंबकीय बल निकालने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान चाहिए, ठीक है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान B नॉट चाहिए। तो B नॉट ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले हमें अब B नॉट ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। देखिए कभी कभी होता है जब परेशानी आती है, जब कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझ में नहीं आती हैं, तो उस समय पर सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगा, वो है धैर्य। आप धैर्य रखिए, पूरा समाप्त होने दीजिए टॉपिक को, फिर हम आपको एक एक बात एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान हमें B नॉट का एक फॉर्मूला पता है, B नॉट इक्वल टू E नॉट बाई C। ये बात आपको पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है जी। तो चलिए जी, B नॉट का जगह पर देखिए ये B नॉट का मान हमें निकालना है। E नॉट का मान देखिए, E नॉट का मान 300 है तो 300 हमने लिख दिया। और C का प्रकाश की चाल का फॉर्मूला पता है, मान 3 इंटू 10⁸ होता है, 3 इंटू 10⁸, तो ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो B नॉट का जो मान आ जाएगा, ये 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 को 3 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 3, ये समझिए 3 है, ये 10⁸ है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात को आपको ये समझने वाला है कि इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 10⁻⁻8 है, ये 10⁻2 है, तो -8 में से 2 चला गया तो B नॉट का जो मान आएगा वो 10⁻⁻6 आ जाएगा, 10⁻⁻6 वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये B नॉट का मान 10⁻⁻6 आ गया। तो जैसे हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान पता था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल का मान निकाल लिया। वैसे ही अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान पता चल गया, तो अब हम भी अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे तो देख लीजिए जी, देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम चुंबकीय बल, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल जो होता है कि चुंबकीय बल जो B इक्वल टू
चुंबकीय बल B इक्वल टू क्या होता है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है ना। तो F इक्वल टू क्यू वी बी होता है। तो F इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्यू वी बी नॉट, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, F इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है ना। F इक्वल टू क्या याद रखेंगे, क्यू वी बी आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पर हम लगाएंगे, निकल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम चुंबकीय बल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पर लगाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी, ये F ये नीचे E मतलब इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम बल। अब देखिए Q, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 ये होता है। ये भी क्या है, वेग है, वेग या चाल हम कह सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न में दिया था वेग या चाल का मान 2 इंटू 10⁻7 दिया था ना, तो यही हम रख देंगे 2 इंटू 10⁻7, 2 इंटू 10 क्या है 7 है, तो हमने 7 रख दिया, ठीक है। और उसके नीचे आप देखेंगे B का मान हमारा कितना है 10⁻⁻, गुणा में नीचे ही हम लिख दे रहे हैं 10⁻⁻6 लिख दे रहे हैं, इतना ये आया है ना B का मान, तो ये रख दिया। अब अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे तो अब जगह कम ही रह गया है, चलिए कोई नहीं, दूसरा पेज हम नहीं लेंगे। देखिए हम सबसे पहली बात ये 1.6 में 2 का गुणा कराते हैं तो 16 दूना 32 मतलब 3.2 आ गया, गुणे। अब समझिएगा ये 19 अक्षय कितना होता है, 19 अक्षय, माइनस माइनस को पहले जोड़ लेते हैं, तो 19 6 25 हो जाएगा। अब 25 में से 7 चला गया तो कितना आएगा जी, 25 में से 7 चला गया तो हमारा आ जाएगा 18, तो ये हमारा 18 आ जाएगा, तो 10⁻⁻18, 10⁻⁻18 ये हमारा आ जाएगा, यही हमारा मेन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब Fe का जो मान आ गया वो कितना आ गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन, क्योंकि बल का तो मात्रक न्यूटन ही न होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बल का मान न्यूटन लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम चुंबकीय बल का मान Fe इक्वल टू इतना आ गया है न्यूटन, और एक मतलब इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम विद्युत बल का जो मान आया है वो यहाँ पे आ गया F इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻17, ये भी किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये एक समीकरण दिया था, ठीक है ना, एक बस ये मान दिया था, 2 ही मान यहाँ पे दिया गया है। तो हमें इस समीकरण से B मतलब E नॉट का मान हमें पता चल गया, तो E नॉट का मान 300 है। तो जब तक हमें E नॉट अब B नॉट E नॉट का मान हमें पता रहेगा तो हम विद्युत बल निकाल सकते हैं। अब B नॉट का मान हमें पता रहा तभी चुंबकीय बल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन से हमें इस समीकरण से E नॉट का मान पता था, तो हमने तुरंत एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल का मान इस फॉर्मूले से लगाया है, तो हमारा निकल गया है। अब हमारे पास चुंबकीय बल का तो मान यहाँ पे था नहीं, तो चुंबकीय बल के मान के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, और इस फॉर्मूले पर अभी हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम चुंबकीय बल का मान निकाले हैं B नॉट का, और जैसे ही B नॉट का मान देखिए यहाँ पर निकला है ना, उसके तुरंत बाद देखिए हमने इस फॉर्मूले पर, ये भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस फॉर्मूले पर हमने जैसे ही रखा है तो देखिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल का भी मान निकल गया है। तो मोस्टली क्या है, मेन चीजें हैं फॉर्मूला, कितना आपको फॉर्मूला याद है। चलिए कोई नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बेहतर है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ठीक है, वीडियो ठीक बन रहा है। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे एक समतल के x अक्ष के लंबवत गतिशील हैं, ठीक है ना। समतल के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान इतना टेस्ला है।
इस बिंदु पर है, मतलब इस बिंदु पर क्या कीजिए, इस बिंदु पर है का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, मैं बुक देख लूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। टेस्ला है तो बिंदु पर ई का मान, यहाँ पे ई रहेगा जी, यहाँ पर ई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा ई का मान दिया गया है। तो हमें ई मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र का मान हमें बी का मान दे दिया है, हमें ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, हमने इतनी बात समझ लिया। तो चलिए आराम से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आराम से हमें इसको ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ है कि यहाँ पे जे कैप है, ठीक है ना, यहाँ पे जे कैप है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम समझें तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंगे के एक समतल में x अक्ष के लंबवत गतिशील है। मतलब ये समझिएगा, ये 3 अक्ष हैं, एक x अक्ष है, एक मान लेते हैं ये y अक्ष है, और एक ये क्या है, z अक्ष है, ठीक है ना। अब ये हमारा यहाँ पर बात को आप समझेंगे तभी आएगा आपको समझ। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरीके से गतिशील है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरीके से गतिशील है। तो कह रहा है कि गतिशील है, तो कह रहा है कि समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र जो B है, मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र B दर्शा रहा है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र B दिखा रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र E दिखा रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र B दिखा रहा है। तो ये जे कैप, इतना जे कैप टेस्ला दिया है, मतलब इसको हम जे से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो इसको हम के कैप से प्रदर्शित करेंगे, और इसको हम किससे, मतलब इसको आई जे के, इस तरीके से के से हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। तो कह रहे हैं इस बिंदु पर ई का मान, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में हम लिखेंगे दिया है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये फॉर्म दिया गया है, क्या इसको आप हल कर पाएंगे? ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, बहुत ही इजी है। इसी पर अभी हमने न्यूमेरिकल कराया भी है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो 2 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना हमने एक्सप्लेन भी फिर भी कर दिया है, चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान दिया है वो कितना दे दिया है जी, 1 × 10⁻⁻8 जे कैप टेस्ला दिया है, ठीक है ना, इतना दिया है। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हमें इसको चुंबकीय क्षेत्र का B नॉट अगर हमें निकालना है, ठीक है ना, ये तो सदिश रूप में है, ये जो है ना ये सदिश रूप में है, ठीक है, यहाँ पे सदिश रूप में बुक में भी दिया है, ठीक है। तो ये सदिश रूप में है। अब हमें जो अगर हमें इसका मॉड कर देते हैं तो B नॉट में चेंज हो जाएगा। तो मॉड का मतलब है कि इसका ये जो वैल्यू है इसका भी मॉड करना, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा हमें ये कह सकते हैं कि सॉरी, मतलब हम बात क्या कह रहे हैं आप समझिएगा। मतलब ये तो हमारा इतना का वैल्यू दिया है, अगर हमें B नॉट का मान निकालना है ना, B नॉट का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र B जो सदिश है इसका हम मॉड कर देंगे, मॉड कर देंगे। तो मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू रखते हैं तो इस तरीके से 1 × 10⁻⁻8 जे कैप इसमें हम रखेंगे। तो ये क्या होता है, जब भी मॉड करते हैं तो ये जो जे कैप है जो सदिश है वो हट जाता है। तो यहाँ से जो B नॉट का जो मान आएगा ना वो क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻8 आ जाएगा, टेस्ला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू आता है B नॉट का, ठीक है। तो ये B नॉट, ये चुंबकीय क्षेत्र B नॉट का मान ये हमारा आ गया, ये सदिश रूप में था, ये अब सदिश रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है समझिएगा, ये B नॉट का मान हमारा आ गया। तब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि इस बिंदु पर ई नोट का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हम एक बात जानते हैं, एक बात हम क्या जानते हैं कि बी नॉट इजकल टू ई नॉट बाई सी। ये फॉर्मूला बताइए आप जानते हैं या नहीं? बिल्कुल आप जानते होंगे। अब हम समझिए, सबसे पहले हम ई नॉट का मान ज्ञात करेंगे। ई नॉट ही क्या है जी? ई नॉट है, यही तो विद्युत क्षेत्र है ना, तो इसी का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं ई नॉट इजकल टू, ये सी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो बी नॉट इंटू सी हो जाएगा। तो ई नॉट इजकल टू बी नॉट का मान दिया है। देखिए 1 का तो कोई मतलब है जी, 1 अगर इसमें गुणा करेगा तब भी 10 टू द पावर 8 ही होगा, तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 8। और ये प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, यही होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये -8 है, ये +8 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ई का जो मान आया ना ई नॉट का, वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा ई का मान निकल गया। ई का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान हमारा निकल गया है। हमें पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र ई, मतलब ये क्या है? सदिश रूप में हमें कह रहा है विद्युत क्षेत्र का सदिश मान हमें चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र का सदिश मान चाहिए, तो आप समझिएगा, हमें सदिश रूप में दिया था तो हमने क्या किया था? मॉड किया था। तो देखिए हमारा इसमें चेंज हुआ है। तो अब हमें इस तरीके से दिया है ना, तो इसका हम मॉड कर देंगे। तो सदिश ई नॉट अगर हमें चाहिए, सदिश ई नॉट चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे? इसका हम मॉड करेंगे ना, इसका, ठीक है, इसका मॉड करेंगे तो हमारा जो ई नॉट जो सदिश है इसका मान हमारा निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 3। देखिए ये ई है ना, तो ई के लिए हम के कैप का प्रयोग करेंगे, तो के कैप, तो मतलब सदिश ई का जो मान हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? के अब वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन है, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा देखिए इस जो सदिश है इसका मान हमारा निकल गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जी, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा ई का मान हमारा निकल गया है, ठीक है। जैसे बी का आप समझ रहे हैं ना, जैसे बी था तो बी नोट में हमने चेंज किया है, उसी प्रकार ई है तो इसको ई में, ई नोट है तो ई में चेंज किया है ना हमने, सॉरी ई में चेंज किए हैं। तो ई करने के लिए यहाँ पे ई नोट नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो देखिए ई का हमने ई नोट में चेंज किया है, जस्ट अपोजिट, बी था तो बी नोट में चेंज किया है, तो अब ई नोट में हमें मान है तो इसको हमने ई में चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे जे कैप को हटाने के लिए हमने बी नोट ई को ई नोट में चेंज किया है, उसी प्रकार अब हमें इसमें कोई भी सदिश लाने के लिए ई नोट है तो उसको हम सदिश में लाए हैं, तो उसके लिए हमने मॉड कर दिया है, तो ये हमारा आ गया। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी। बी के लिए देखिए, बी के लिए था चुंबकीय क्षेत्र के लिए जे कैप था, तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र के लिए के कैप हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये क्वेश्चन है जी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको दिमाग में सब आ जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं कोई फ़ायदा वाली बातें नहीं होंगी। तो आपको मैं करा रहा हूँ, करिए, अच्छी बात है। इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इस फॉर्मूले पर बिल्कुल इस फॉर्मूले को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं सबको आपको तैयार करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट अगला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे कह रहे हैं 25 मेगाहर्ट्ज की एक विद्युत चुंबकीय तरंगे एक दिशा में क्या है? संचरित हो रही हैं। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान क्या दिया है जी? 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इस क्वेश्चन को मैं आपको कह रहा हूं कि सेम टू सेम अभी हमने जो पीछे ज्ञात किया है ना, उसी तरीके का है, बिल्कुल इसी तरीके का है। इसमें b का मान हमें दिया है और e का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। और इसमें क्या किया है? इसमें हमें e का मान दे दिया है, हमसे चुंबकीय क्षेत्र सदिश b का मान हमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ऊपर यहाँ पे तीर का चिन्ह है,
ठीक है ना, यहाँ पर भी तीर का चिन्ह है, ठीक है ना, क्योंकि सदिश मतलब तीर का चिन्ह होगा। तो 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, अगर चाहे तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको हल करूंगा। ठीक है, कर पाते हैं आप इसको? देखिए हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश का मान हमें दे दिया है ई का, हमें विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान ज्ञात करना है। मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान दिया है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश का ही मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, कर पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो समझिएगा। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो हम थोड़ा सा गुण पर भी बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण क्या होता है जी? हमने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला बात बताया था ना कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम यही लिख देंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब पहली बात हमने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि ध्वनि के लिए वायु माध्यम होना आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि अंतरिक्ष में जाकर हम बोलेंगे ना तो वो सुनाई नहीं देगा हमें, क्योंकि गति ही ध्वनि नहीं करेगा। इसीलिए ध्वनि माध्यम के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए वायु का होना आवश्यक है, किसी ना किसी माध्यम की होना आवश्यक है। परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम फोन लगाते हैं तो अंतरिक्ष में वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात है जी। और जो फोन लगाते हैं, जो रेडिएशन निकलती है, तरंगे निकलती हैं, वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं जी? विद्युत चुंबकीय तरंग हम कह सकते हैं उसमें कोई आवेश नहीं होता है। मतलब इस तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। और तीसरी बात, एक और बात याद रखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वेग होता है ना, इसका वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो इतना मीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है। और भी आप लिख सकते हैं कि जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम ध्रुवित कर सकते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, गुण ही है। मोस्टली ये 3 आपको यहाँ पर लिख लेना है। 2 कहा है, 3 हमने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान दिया है। सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान हमारा दे दिया है 6.3 J, ठीक है ना। तो हमें पूछा जा रहा है ई का मान, हमसे पूछा जा रहा है, बी का मान, मतलब चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान हमें पूछा जा रहा है। तो भैया हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, ये हम लगा सकते हैं कि बी नॉट इजकल टू ई नॉट, बी नॉट में कैसे जी? सदिश में दिया है तो सदिशी में हमें चेंज करना है, तो हम सिंपल सा लगा देंगे सदिश बी इजकल टू ई, क्या भैया क्या लिख रहे हैं हम? ये हम लिख सकते हैं ना कि बी सदिश बी इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं? ई बाई क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। ये हम फॉर्मूला यही पे लगा कर रख देंगे, जैसे कि b इजकल टू हम सदिश b इजकल टू ई का मान, सदिश ई का मान दिया है 6.3 दे दिया है, और c का मान हमें जानते हैं 3 × 10⁸ होता है,
यही ना होता है जी। अब हम इसको भाग दे देते हैं, तो देखिए 3 दूना 6 अपॉइंट 3 एकम में 3, तो 2.1 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल सी बात है जी। यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र सदिश के का मान बी का मान निकल के 2.1 इंटू 10⁻8 हो गया। हम इतनी बात बेसिक जानते हैं कि बेसिक बात क्या जानते हैं जी, कि x y और z होता है, x y z होता है, ये i कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है। हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो है विद्युत क्षेत्र ये जो है, ये जो हमारा, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। B का जो देखिए I से हमने प्रदर्शित I J कैप लिया था, E के लिए हमने K कैप लिया था। तो देखिए ये हमारा J कैप किसके लिए हो जाएगा जी, J कैप हमारा हो जाएगा B के लिए। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करता है और ये चुंबक विद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, E का ना, तो E के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सदिश है तो J कैप का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे J लगा देंगे, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, टेस्ला होता है, तो टेस्ला हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा जी। अब ज़्यादा उतना घूमने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बहुत स्टूडेंट इधर उधर सोच रहे होंगे, उतना ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना सब हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है +2.50 डायोप्टर और -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, संयुक्त लेंस की यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है जी, हम करेंगे ज्ञात। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इतना क्षमता वाले दो लेंस, मतलब लेंस की क्षमता का मान दिया है, तो हम लिखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो P1 का मान दिया है, इसको P1 मान लेते हैं, तो 2.50 डायोप्टर दिया है। एक को P2 मान लेते हैं, वो कितना दिया है जी, -3.75 डायोप्टर दिया है। यही ना दो दिए जी। तो अगर हमें कह दे कि दो लेंस है, एक का ये है एक का ये है, अगर हमें संयुक्त दोनों लेंसों की क्षमता अगर पता करनी है, संयुक्त लेंस की अगर क्षमता में पता करनी है, तो हम लिखते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P = क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा। दोनों लेंसों की क्षमता को जोड़ देंगे तो कुल हमें क्षमता निकल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर देंगे, तो P = क्या निकल जाएगा, P1 का मान है 2.50 और प्लस P2 का मान है क्या है, -3.75। तो माइनस प्लस अगर तो देखेंगे तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, तो -3.75 डायोप्टर हो जाएगा। अब ये 2.50 में से -3.75 जाएगा तो कौन आएगा जी, ये डायोप्टर लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो कौन जाएगा जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं P = यहाँ पे 2.50 में से 1.75 चला जाएगा, तो देखिए ये वाला अधिक है तो सबसे पहले माइनस आगे वाला आएगा, ठीक है ना। 1 आ जाएगा, सबसे पहले तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 डायोप्टर, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू आ जाता है P = 1.25 डायोप्टर, ठीक है जी। इतना आ गया। अब समझिएगा, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें P का मान निकल गया ना, तो अब हम करते हैं एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो हम लिखते हैं संयुक्त लेंस की फोकस
दूरी, ठीक है ना। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अब हम ज्ञात कर लेते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर हम जानते हैं कि एक हम जानते हैं फॉर्मूला P = 1/f 100/f, ये हम जानते हैं। आपको इतनी बात पता है कि जो क्या होता है, P = 100/f होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें f फोकस दूरी का ही मान ज्ञात करना है, तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर पक्षांतर करें तो ये f = 100/p हो जाएगा। 100/p हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमने रख दिया। अब इस फॉर्मूले से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। चलिए देखिए कैसे, देखिए तो f = ये है 100, अब p का मान क्या है, -1.25 है, तो -1.25, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 1.25 से अगर 100 में भाग देते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि हम भाग देंगे ना, तो ये कितने बार में चला जाएगा, यह भाग देकर देख लीजिएगा, -80 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। -80 बार में ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 80 हो जाएगा और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए ये फॉर्मूला है। यदि मीटर में चाहिए था तो यहाँ पे 1 ओनली लिखते, 1/p लिखते हैं, तब ये हमारा केवल मीटर में आता, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी तरीके से करते हैं, ये लगभग बार पूछा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको बताया है। स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मैं भी 2 नंबर 3 नंबर वाला, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंटों का बहुत थोड़ा सा वो फोकस इस पर किए हुए हैं कि 2 नंबर वाले पहले तैयार कर ले, फिर से 3 नंबर वाले, फिर से 5 नंबर वाले, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का। बिल्कुल सही बात है, आप अच्छी सोच रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कह सकता हूँ है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को भी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का भी, उस पर भी ध्यान दें, ठीक है ना। केवल उससे होने वाला नहीं है, यदि होने वाला होता तो मैं बहुत जल्दी ही करा देता, ठीक है ना। अगला कह रहे एक अवतल लेंस के प्रति यहाँ पे कह रहे एक अवतल लेंस के प्रति पृष्ठ, यहाँ पे प्रति नहीं होगा, प्रत्येक, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रत्येक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या क्या है, 30 सेमी है, ठीक है ना। मतलब एक अवतल लेंस है, उसकी प्रत्येक की वक्रता, मतलब प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, 30 सेमी है, तथा अपवर्तनांक कितना है, n = इतना है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। हम करते हैं, हम लिखते हैं हल, ठीक है। सबसे पहले दिया है, ठीक है ना। तो देखिए एक अवतल लेंस है, उसकी हम कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। तो प्रत्येक पृष्ठ मतलब अवतल लेंस है, 2 पृष्ठ होता है, एक अवतल एक उत्तल, यही ना होंगे जी। तो मान लेते हैं सबको डेट उत्तल के लिए मतलब हम -30 ले लेते हैं, और अवतल के लिए R2 के लिए हम क्या ले लेते हैं, ओनली 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उत्तल के लिए तो माइनस होगा, अवतल के लिए 30 हो जाएगा, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या। तो ऐसे हमने ले लिया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक का मान दिया है, मतलब n का भी मान हमें यहाँ पे दे दिया है। अपवर्तनांक n का मान दिया है 1.5 हमें अपवर्तनांक का मान यहाँ पे दिया है 1.5, ठीक है ना। हमें फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो चलिए जी, हमें आपको पता है ये हमने फॉर्मूला आपको शुरू में ही बताया था। वो क्या हमने बताया था जी, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/f = n-1 और 1/r1 - 1/r2। मुझे याद है कि मैंने इस फॉर्मूले को आपको बहुत पहले शुरू में ही आपको बताया था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले पे हमने कहा था कि n के जगह पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ANG - ANW, ये हमने बताया था। और n के जगह पर ये पुटअप किया था, ठीक है ना, क्योंकि n = इतना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया है।
ये लिखा था। तो ये भी फॉर्मूला, ये जो हमने इरेज किया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले की यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले से लगाएंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ आप कर सकते हैं, याद रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं, तो 1/f इक्वल टू, चलिए मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूँ, वाइट से ही लिखते हैं। 1/f इक्वल टू n है। n क्या है? n है अपवर्तनांक, तो n का मान 1.5 है। 1.5 माइनस 1 हो गया 1/r1। r1 का मान कितना है? r1 का मान -30 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर -30। फिर से बीच में माइनस, तो माइनस लिख दिए। r2 का मान कितना है? 30 है, तो ये हम लिख देते हैं r2 का मान है 30। ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया है। अब आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और निकाल लेंगे जी। ठीक है ना, देखिए अगर हम 1/f इक्वल टू, देखिए 1.5 में से 1 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5 ही ना बचेगा, तो 0.5 हमने लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये आधा, एक 1.5 है, ये 1 है, तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0.5 बचेगा। ये आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 12 के स्टूडेंट है आप, इतना क्या बेसिक। अब 30 से 30 से कम में 30, 1 के कम में 1, मतलब -1 हो जाएगा। 30 से कम में 30, तो 1 के कम में 1, तो ये भी -1, ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो समझिएगा 1/f इक्वल टू, ये समझिएगा बात, अगर आप समझें तो 1/2 को 1/2 में अगर भाग देते हैं, 1/2 लिखा है तो 1/2 से भाग देंगे ना, 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 0.5 आएगा। तो 0.5 की जगह पर हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार ये 0.5 है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं? 1/2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो गई, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये -1 -2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 30 है, तो हमने 30 लिख दिया जी। अब बात को समझिएगा, 1 एकम 2, 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2 हो गया, और ये 15 बार में 30 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। हम इसको पलट देते हैं तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। f इक्वल टू -30 हो जाएगा, ये हमारा सेमी में। ठीक है ना, तो देखिए हमारा फोकस दूरी का मान जो आ गया, ये f इक्वल टू -13 सेमी आ गया, सेंटीमीटर आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको करते हैं जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण कितना है? अल्पतम विचलन कोण, यहाँ पे देखिए अल्पतम विचलन कोण का मान यहाँ पे दिया है। अल्पतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर ऊपर आता है डिग्री में, तो 30 डिग्री दिया है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तन पृष्ठ के लिए क्या दिया है? आपतन कोण, आपतन। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपतन कोण है। ठीक है ना, यहाँ पे आपतन कोण लिखा गया है। ठीक है ना, मैं इसको, सॉरी ये क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सुधार ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया आपतन अपवर्तन लिखा गया, अपवर्तन कोण, ये 30 डिग्री। हाँ, बात समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण का मान इतना दिया है, और कह रहा है कि प्रिज्म के प्रथम अपवर्तन पृष्ठ पर, अपवर्तक पृष्ठ पर जो अपवर्तन कोण का मान है वो 30 डिग्री है। तो कहा यह जा रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान हमें ज्ञात करने को। चलिए जी, हम आसानी तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात, अल्पतम विचलन कोण का मान दिया है। तो हम सबसे पहले तो हमने आपको वही बताया था कि हल लिखते हैं और लिखते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं जी। चलिए लिखते हैं, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम क्या लिखते हैं, डेल एम से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अल्पतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया। फिर से यहाँ पे अपवर्तक कोण, अपवर्तन कोण का भी मान दिया है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम r से दर्शाते हैं। तो अपवर्तन कोण r इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। और हमसे कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने को। ठीक है जी, हम अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला n इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर, यही ना होता है जी, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक हम निकालेंगे। बट एक और बात यहाँ पे है कि जो आई का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, उसको भी आपको याद रखना है। आई इक्वल टू होता है ए, क्या होता है, आई इक्वल टू भी एक हमें फॉर्मूला पता है कि ए प्लस डेल एम अब बाई 2, ये भी तो आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो अगर हम आई की जगह पर ये इतना वैल्यू को हम रखेंगे तब जाकर अपवर्तनांक निकलेगा, क्योंकि देखिए डेल एम का भी मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए जी, तो अभी हम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, बात आप समझिएगा। एक और चीज हमें यहाँ पे पता करनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो है यहाँ पे हमारा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे एक और चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, जो है प्रिज्म कोण की। प्रिज्म कोण जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रिज्म कोण ए की जरूरत पड़ेगी। अब प्रिज्म कोण जो होता है ना, वो अपवर्तन कोण जो आर होता है उसके 2 गुना होता है, मतलब 2 इंटू आर हो जाएगा। और 2 इंटू आर में अगर हम गुणा करा दिए तो ए का जो मान निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रिज्म कोण का मान जो हमारा आ गया, ये प्रिज्म कोण का मान हमारा आ गया। ठीक है ना, देख लीजिए, तो ये हमारा प्रिज्म कोण ए का मान इतना दिया हुआ है। अब बात को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, अभी हमने ए का मान क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला आगे की पता है कि आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपको भी पता होता तो आप भी कर पाएंगे। हमें कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो हम लिखते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है जी, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो n इक्वल टू हम लिखते हैं साइन, आई का फॉर्मूला हमने क्या बताया था जी, आई का फॉर्मूला बताया था a प्लस डेल एम बाई 2 होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आर हमने लिख दिया। थोड़ा सा मैं इसको n को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो अब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन, ये आई का मान है टोटल, ये साइन आर है। अब इस पर हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, तो n इक्वल टू साइन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, ए का मान, ए का मान देखिए यहाँ पे ए का मान है 60 डिग्री, तो हम लिखते हैं जी 60 प्लस डेल एम, डेल एम का मान कहाँ पे है, डेल एम का मान विचलन कोण का मान है 30 डिग्री, तो 30 हमने लिख दिया। फिर से नीचे क्या है जी, नीचे है बाई 2, तो हमने 2 लिख दिया। ये साइन आर है, तो साइन हमने लिख दिया, और साइन आर,
आर का मान देखिए, अपवर्तन कोण का मान है वो है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमने लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो n इजकल टू ये क्या हो जाएगा साइन, और ये 6 और 3 मैंने 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, 90 में से 2 का अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। और जाहिर सी बात है साइन 30 अंश का मान है, तो साइन 30 अंश हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 अंश। तो ये हमारे इतना वैल्यू आ गया जी। अब नॉर्मल सी बात है कि इतना आ गया तो हम इसका वैल्यू मान रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसका मान थोड़ा सा आपको जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा, मैं जानता हूँ, और जो मैथ के स्टूडेंट उनको तो आसानी से याद होगा। तो मैं इसलिए बता दूँ साइन 45 अंश का जो मान होता है वो 1/रूट में 2 होता है। ठीक है ना, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। इतनी बात मैं जानता हूँ स्टूडेंटों को पता होगा, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको। ठीक है ना, जो मतलब मैथ के स्टूडेंट होंगे। बायोलॉजी वालों को मैं कहूँगा भैया आपको याद कर लेना है, साइन 45 अंश का मान इतना, साइन 30 अंश का मान इतना होता है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर जाकर गुणा करा लेगा, ये इधर जाकर गुणा करा लेगा, तो ये अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2, और 1 अगर रूट में गुणा करेगा तो ये √2 हो जाएगा। इतना हो गया ना, 2/2 रूट हो गया। तो n इजकल टू, बात समझिए, n इजकल टू 2/√2 हुआ है। अगर हम इसको चाहें तो √2 गुणे √2 कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 बार, और ये नीचे √2 है तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो गया, तो n इजकल टू √2 बचा कि नहीं, तो यही हमारा n का जो मान आएगा अपवर्तनांक का मान √2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो √2 लिखें, या इसका भी हम दशमलव रूप में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा n इजकल टू 1.414। तो इतना भी हम लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट आप ऐसे ही ले लीजिए, ले लिए ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, चलिए जी, बेहतरीन बात है, बेहतर, आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बताया जा रहा है, सभी को थोड़ा सा सीरियस होकर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ना। कैसे अब मैं आपको कहूँ कि इंपॉर्टेंट कितना है। अगला आता है कि प्रागामी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है ना, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान 1.5 × 10⁻⁸ टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए जहां C का मान इतना है। अब बताइए ये आप कर पाएंगे या नहीं। ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है। इस पर हमने न्यूमेरिकल कराया हुआ है। बताइए अगर आप देखकर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान हमें दे ही दिया है, हमसे कह रहा है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे C का भी मान दे दिया है। अब बात समझ के होंगे आप, ठीक है ना, समझ नहीं गए? अरे भैया B0 = E0/C, यही तो फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो अभी निकल जाएगा। B का मान समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया है, B का मान दिया ही है, हमें E का मान पूछा जा रहा है, E का, तो E0 = ये क्या हो जाएगा, E0 = B0 × C हो जाएगा। तो E0 = B0 का मान कहाँ पे है, B0 का मान यहाँ पे है 1.5 × 10⁻⁸, और C का मान 3 × 10⁻, क्या होता है 8 होता है। ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाए, 15 × 3 = 45, मतलब 4.5 हो जाएगा। ठीक है ना, 4.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो यही तो हो गया नॉर्मल। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में पूरा अच्छे से नहीं किया है, बट आप समझ के होंगे। आप भी लिख सकते हैं, दिया है, फिर से इसका मान लिखिए कि विद्युत क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र B का मान, चुंबकीय क्षेत्र B का मान इतना दिया है। ठीक है, C का मान हमने रख कर तब जाकर सॉल्व किया, आ गया है। तो यही तो है,
विद्युत क्षेत्र का शिखर मान का मान इतना हो जाएगा 4.5, ठीक है ना। 4.5 किसका हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो न्यूमेरिकल का जो सीरीज है वो टोटली कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं मोस्टली आपको बातें यहाँ पे बता दूं, ये जो इंपॉर्टेंट बात हमने बताया है, फिजिक्स जो हमने स्टार्ट किया है इसमें 2 नंबर वाले 2 वीडियो आपको मिल गए, फर्स्ट और सेकेंड। अब जल्द ही देखिए 3 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल था तो इसका पार्ट 2, मतलब जैसे 3 नंबर वाले हम कराएंगे ना, तो इसका चैप्टर देखिए, जैसे पार्ट 1 में हमने 1 से 7 तक का जो कराया था तो ओनली 2 नंबर वाले ही कराए थे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे 2 नंबर वाले। अब जो 3 नंबर वाले अब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल में पार्ट 1 आएगा, जल्द ही आपको मिलेगा, परंतु पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 2 तो यही है जिसमें हमने 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले कराए हैं। तो बस ओनली पार्ट 1 आएगा, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के कराएंगे 3 नंबर वाले, और उसके बाद फिर से 5 नंबर वाले जब हम कराएंगे तो इसका भी 2 पार्ट आएगा, एक 1 से 7 तक का और फिर से एक आपका 8 to 14 तक का। और जैसे ही फिजिक्स का कंप्लीट होगा ना, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जी, केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अदरवाइज जल्द ही आपको कल, मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस हैं, तो जल्द ही आपको मिलेगा जो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। और वो कौन सा, तो वो मिलेगा आपको चैप्टर 6 से 10 तक के, ठीक है ना। अब 1 से 5 तक का आप सभी ने देखा ही है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको भी वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने 1 से 5 तक के कराए हैं 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले भी मिल जाएंगे, सभी कुछ, ठीक है ना। वन शॉट फिजिक्स वन शॉट के नाम से मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस न्यूमेरिकल को अगर देखना है ना, तो आप ओनली देखिएगा, सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक मिलेगा, फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर 1 to 5, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।